एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 10 सितंबर शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं इसको। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लास खत्म होने के कुछ घंटे बाद मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रुद्रसेन सेकंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग थे चंद्रगुप्त II, उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनसे शादी की थी रुद्रसेन सेकंड ने। रुद्रसेन सेकंड किस डायनेस्टी के राजा थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रुद्रसेन II बिलोंग करते थे वाकाटक डायनेस्टी से। वाकाटक डायनेस्टी से बहुत ज़्यादा बार तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा है तो आपको याद रखना होगा कि वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे विंध्य शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी विदर्भ को। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो वाकाटक डायनेस्टी थी ये सक्सेसर थी सातवाहना डायनेस्टी की दक्कन वाले रीजन में। ये डायनेस्टी जब चल रही थी उस टाइम नॉर्थ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ से आप एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो वाकाटक डायनेस्टी यानी कि वाकाटक फैमिली है, ये 4 ब्रांचेस में बट गई थी, जिसमें से केवल 2 ब्रांचेस के नाम ही पता हैं, बाकी 2 के नेम अभी तक किसी को पता नहीं है। तो जो नाम पता है वो आप याद रखिएगा, नंदीवर्धन ब्रांच और दूसरा था वस्तुगुल्मा ब्रांच। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विंध्य शक्ति के बाद आते हैं प्रवर सेन, और प्रवर सेन पहले वाकाटक रूलर थे जिन्होंने अपने आप को एक सम्राट कहा था। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। गुप्ता डायनेस्टी में आपको रिवाइज कराऊंगी, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। इन्होंने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी और इन्होंने रूल किया था 240 से लेके 280 एडी तक। इसके बाद इनके सन आते हैं घटोत्कच, तो इनके बारे में आपको कोई चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। नेक्स्ट इनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त I, यानी कि पहले श्रीगुप्त, फिर उसके बाद आता है घटोत्कच, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त I। ये पहले किंग थे जिन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, इसी वजह से इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त I को। और इन्होंने 319 एडी में कैलेंडर इशू किया, जिसको कि कहा जाता था गुप्ता एरा। अगला यहाँ पे आपको याद रखना है ना कि इनको डाउरी में यानी कि दहेज में मिला था पाटलिपुत्र, इसी वजह से इन्होंने पाटलिपुत्र को ही अपना कैपिटल बना दिया था। यहाँ पे जो चीज़ें भी मैंने लिखी है ना उसको बहुत ही शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इन्होंने शादी की थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से, और ये क्वेश्चन भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त I ने गोल्ड क्वाइन इशू किया था, किंग एंड क्वीन टाइप का क्वाइन। यानी अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि किंग एंड क्वीन टाइप यानी कि राजा रानी टाइप का सिक्का किसने जारी किया था, तो उसको चंद्रगुप्त I ने इशू किया था। चंद्रगुप्त I के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको कहा जाता था लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी प्रिंसेस के ये बेटे थे, इसी वजह से इनको ये कहा जाता था। और ये पहले किंग थे जिन्होंने साउथ इंडिया को इन्वेड किया था। इनके कमांडर थे वीरसेन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती, मतलब जितनी भी बैटल्स हुए इसमें इनकी जीत हुई। इसी वजह से वीए स्मिथ ने कहा था इनको इंडियन नेपोलियन। तो अगर आपसे कहे कि इंडिया का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स और है इनकी कि पहले गुप्ता किंग थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने के बाद इन्होंने टाइटल लिया था अश्वमेध पराक्रमांक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ में राजा क्या करते थे, एक घोड़े को छोड़ देते थे और वो घोड़ा फ्रीली अपना ऐसे घूमता रहता था, और वो जिस भी टेरिटरी से जाता रहता था तो वो समझ लीजिए कि वो राजा ने उसको जीत लिया। लेकिन अगर कोई उसको रोकता था तो राजा उससे लड़ाई करते थे, और जो भी जीतता था तो राज्य उसी को मिलता था। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था।
इसी के बाद इन्होंने टाइटल लिया था अश्वमेध पराक्रमांक का। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना आपको प्रयाग प्रशस्ति, जिससे कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज किया, किसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कि हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसको कंपोज किया था हरिसेन ने। अब आपसे पूछे कि हरिसेन कौन थे, तो ये कोर्ट पोएट यानी कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसी पे बाद में इन लोगों ने भी थोड़ा अपना कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह इनग्रेव करवाया था। अगर आपसे पूछे कि ये प्रयाग प्रशस्ति किस लैंग्वेज में कंपोज की गई थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये किस स्टाइल में कंपोज की गई थी, तो इसको कंपोज किया गया था चंपू काव्य स्टाइल में, जो कि संस्कृत का ही एक स्टाइल है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इन्होंने भी कुछ कॉइन्स इशू किए थे, और इन्होंने जो कॉइन इशू किया था कौन कौन से टाइप का, वीना टाइप का, अश्वमेध टाइप का और नेवी टाइप का। तो इस तरह के जो सिक्के थे इन्होंने जारी किए थे। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त II, जिनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता और जिनकी शादी हुई थी रुद्रसेन सेकंड, जो कि वाकाटक डायनेस्टी के रूलर थे। चंद्रगुप्त II के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनका रियल नेम था देवगुप्त। अगर बात करें इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट विक्ट्री हासिल की थी, तो इन्होंने शकास को हराया था। टाइटल लिया था इन्होंने विक्रमादित्य का, इसी वजह से इनको कहा जाने लगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने अपनी कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी उज्जैन को, और ये पूजा करते थे लॉर्ड विष्णु की, यानी वैष्णव भक्त थे। इसी वजह से इनको कहा जाता था परम भागवत। तो अगर आपसे कहे कि विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया, परम भागवत किसको कहते थे, तो चंद्रगुप्त II को। इन्होंने क्वाइन इशू किया था सिल्वर क्वाइन, यानी कि चांदी का सिक्का इन्होंने जारी किया था, उसका नाम था रुपयक। अगला आपको यहाँ पे याद रखना है कि चाइनीज ट्रेवलर फाहियान जो है ये इंडिया आया था चंद्रगुप्त II के टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है आपको कोर्ट फिजिशियन इनके थे धन्वंतरी, कोर्ट पोएट थे कालिदास। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम पे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, टेम्पल सारी चीज़ें एकदम पीक पर थी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हो रहा था, फ्लरिश कर रहा था ये सारी चीज़ें। इसी वजह से इसको गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता था। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये मेंशन नहीं किया है कि उस टाइम पे कौन कौन से अथर्स थे और कौन कौन से उन्होंने बुक लिखे थे, क्योंकि ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इनके जो कोर्ट पोएट थे कालिदास, इनको कहा जाता था इंडियन शेक्सपियर। इन्होंने बुक लिखी थी मेघदूतम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सारा लिखा था कालिदास जी ने। अगर हम बात करें आर्यभट्ट भी इसी टाइम पर थे, उन्होंने लिखा था आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिकम। अगर बात करें वराहमिहिर की, वो भी इसी टाइम पे थे, उन्होंने लिखा था पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, शूद्रक ने लिखा था मृक्षकटिकम, विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो लिखा था विशाख दत्त जी ने, उसी में उन्होंने मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त ने घनानंद को मारा था और मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त II के बाद आते हैं कुमारगुप्त, और इनसे एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट जुड़ा हुआ है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कि नालंदा महाविहार भी कहते हैं। इन्होंने टाइटल लिया था महेंद्रादित्य का, और ये सेकंड गुप्ता किंग थे, यानी कि दूसरे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। इन्होंने भी टाइटल लिया था महेंद्रादित्य का, और इन्होंने हुनास को हराया था, यानी हुड़ों के आक्रमण को इन्होंने हराया था। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि लास्ट किंग कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो वो थे विष्णुगुप्त। यहाँ पर आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, वेद व्यास जी ने जय संहिता लिखा था, जिसमें कि 1 लाख श्लोक थे। इसी वजह से उसको महाभारत कहा जाने लगा। इसमें टोटल 18 पर्व होते हैं, यानी इसको आप कह लीजिए कि 18 चैप्टर्स हैं, और इसमें ही आता है भागवत गीता। गुप्ता डायनेस्टी के लोग लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों को मानते थे, इसी वजह से उन्होंने दशावतार टेम्पल बनवाया था ललितपुर झांसी में। यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे कि अजंता केव्स अगर आपसे पूछे तो ये औरंगाबाद में है, और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और इसमें दिखाई गई है जातक स्टोरीज, और इसको बनाया गया है फ्रेस्को स्टाइल में। अजंता केव्स के टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम में साउथ में सातवाहना डायनेस्टी चल रही थी और नॉर्थ में गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी। अगला यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है एलोरा केव के बारे में।
ये भी औरंगाबाद में है और इसको बनवाया था राष्ट्रकूटास ने। ये जो है हिंदू, जैन और बुद्धिज्म सबसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे ना बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है कि अजंता केव्स बुद्धिज्म से रिलेटेड था या फिर एलोरा केव हिंदू, जैन, बुद्धिज्म किससे रिलेटेड था। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए ना, एलोरा का मतलब ऑल, तो इसमें तीनों धर्म के बारे में था। बाकी अजंता केव्स केवल और केवल बुद्धिस्ट से रिलेटेड था। इसी में बना है रॉक कट टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और उसको कृष्णा वन ने बनवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे कहे कि गुप्ता डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। चंद्रगुप्त टू के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ये पहले किंग थे जिन्होंने 9 ज्वेल्स यानी कि 9 रत्नों को अपने कोर्ट में रखना स्टार्ट किया था। गुप्ता डायनेस्टी से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको पूरा गुप्ता डायनेस्टी रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधुरी भरतवाल, अ फोक सिंगर एंड पद्मश्री 2022 अवॉर्डी, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माधुरी भरतवाल एक लोक गायिका हैं और इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है यूनियन गवर्नमेंट का। इसका मतलब होता है कि वो ऑर्गन गवर्नमेंट का जो कि लॉ बनाती है। तो लॉ कौन बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पार्लियामेंट लॉ बनाती है और यही है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर बात करें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, तो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना यानी कि लागू करवाना, जुडिशरी का काम होता है चेक्स एंड बैलेंसेस रखना यानी कि नियंत्रण रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉयड। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसमें से मेटलॉयड्स है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ना कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो मेटल्स होते हैं या तो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो मेटलॉयड्स होते हैं। और मेटलॉयड्स जो होते हैं ना वो नॉन मेटल एंड मेटल के बीच की स्टेज है। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो ना तो मेटल्स हैं ना तो वो नॉन मेटल्स हैं, तो उनको हम मेटलॉयड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है 7 जो है वो मेटलॉयड्स हैं। अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं लिमिटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिलिकॉन जो है इसमें से मेटलॉयड है। अब यहाँ से आपको नाम याद रखना है मेटलॉयड्स का क्योंकि CGL 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और कई बार ये स्टेटमेंट में भी आता है क्वेश्चन, कई बार ये मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना यही है मेटलॉयड्स और इसको आप याद कर लीजिए। बिलीव मी बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहला है बोरॉन, फिर उसके बाद है सिलिकॉन, फिर उसके बाद है जर्मेनियम, फिर यहाँ पे है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी, उसके बाद है टेल्यूरियम, उसके बाद है पोलोनियम। तो ये जो है मेटलॉयड्स हैं। इसके अलावा या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल, तो इतना आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में रिपब्लिक फीचर यानी गणराज्य की जो विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यहाँ से आपको याद रखना है जो जो फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं उस पे ना क्वेश्चन बनता है। इसी वजह से सारी लिस्ट मैंने एक जगह कंपाइल कर दी है ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से लिया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये फीचर लिया गया है यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो भी लिया गया है यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो ये चेक कर सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया गया है ये कहीं संविधान को वायलेट तो नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में आते हैं और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये जस्टिशिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। याद रखिएगा ये फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, तो उसको भी लिया गया है यूएसए से। प्रियम्बल की अगर हम बात करें, प्रस्तावना जो हमारे संविधान में है वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्या काम होगा, वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो कि आर्टिकल 61 में आता है, इम्पीचमेंट को बोलते हैं महाभियोग। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी लिया गया है यूएसए से। इतने सारे फीचर्स लिए गए हैं यूएसए से। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर दैन द स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ऐसा फेडरलिज्म यहाँ पे जो अपनाया गया है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। रेजिड्यूरी पावर जो है वो भी लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, तो रेजिड्यूरी पावर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे, तो इनके लिए 3 लिस्ट है। अब वो लिस्ट कौन कौन सी है? वो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसपे कि केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दूसरा यहाँ पे है स्टेट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिसपे केवल और केवल स्टेट लॉ बना सकता है। तीसरा यहाँ पे है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे रह गए होंगे जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आते होंगे? उसी को हम कहते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट। तो उस पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास होगा, ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, वो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी कि राज्य के जो गवर्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ये भी लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो पहला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम, जो कि क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये सारी चीज़ें भी फ्रांस से ली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है यूएसएसआर, यहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय के आदर्श हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें ली गई हैं यूएसएसआर से। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ से लिया गया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटर जो है वो गवर्नर को स्टेट में अपॉइंट करेगा, वो लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन एक गवर्नर होना चाहिए, ये लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इसी से लिया गया था, इमरजेंसी प्रोविजंस को भी यहीं से लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था। यहाँ से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या मेथड होगा, क्या तरीका होगा, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ये भी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वहाँ से लिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, ये प्रोविजन लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, ये भी लिया गया है, जो कि आर्टिकल 14 में आता है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता, यही से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहीं से लिया गया है। ऑफिस ऑफ कैग, यहीं से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहीं से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यहीं से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम एंड प्रेरोगेटिव रिट्स भी यहीं से लिए गए हैं।
अगला यहाँ पे है साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो आता है आर्टिकल 368 में। अगर आपसे पूछे कि किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 20 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट यहाँ पे है जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो यहाँ से लिया गया था कनकरेंट लिस्ट, जो अभी हमने पढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द अपर एंड लोअर हाउस। इसका मतलब है कि जो हमारा अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा, इनकी ज्वाइंट सिटिंग ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल में आता है ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम for registered newspaper hawkers in the state in 2021, considering the losses they faced during the pandemic and that they are a part of the unorganized sector। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेट ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम डिक्लेयर की है जो कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उस स्टेट में उनके लिए, और ये कंसीडर करते हुए कि पैंडेमिक के टाइम पे यानी कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने कौन कौन से लॉसेस फेस किए हैं और उनको पार्ट माना जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पे कहने की कौन सा मुख्य कारण है लैंड डिग्रेडेशन का झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये तो बहुत इजी था, आप इसको ऐसे ही कर सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग यानी कि खादानों की वजह से वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है उसकी वजह से लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में। वैसे आपको तो पता है कि कोल माइंस जो है झारखंड में मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सीलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस वॉज। अब ये क्वेश्चन ना टफ था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सीलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम को उस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया जहाँ पे फीमेल लिटरेसी 2001 की जनगणना के अनुसार कितने से कम थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिलो 30%, यानी जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी रेट 30% से भी कम था वहाँ पे फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वहाँ स्टार्ट किया जा रहा था। फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम मतलब महिला साक्षरता कार्यक्रम। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अब ये सारे सोल्यूशन कराने के बाद मैं सेंसस 2011 पे एक डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगी जो कि मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होगी सेंसस 2011 पे। इसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे डेटास एंड फैक्ट इकट्ठे करने हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट में ही डेटा कुछ और लिखा है, बाकी की वेबसाइट में जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें डेटा कुछ और लिखा है। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसीडर करना पड़ेगा कि एसएससी ने कौन सा करेक्ट आंसर माना है। इन सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से इसको मैं बाद में कराऊंगी। बट ये बहुत अच्छी वीडियो होगी, मतलब बेस्ट वीडियो होगी सेंसस 2011 पर अब तक की। अभी आपको इतना याद रखना है कि सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी थी 324, सेक्स रेशियो था 933। सेक्स रेशियो का मतलब होता है पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स थी। नेक्स्ट यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो था 927, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 से 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट था 54.16%, मेल लिटरेसी रेट था 75.85%, ओवरऑल लिटरेसी रेट था 65.38%। अब यही चीज़ें अगर हम सेंसस 2011 पर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382, सेक्स रेशियो था 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हुआ था 919 हो गया था, फीमेल लिटरेसी था 65.46%, मेल लिटरेसी रेट था 82.14%, ओवरऑल लिटरेसी रेट था 74.04%। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2021 विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विद एन एरिया ऑफ अबाउट 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि 2021 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है
यहाँ पे ये जो डेटाज है ना, ये सब दे के ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप ये कीवर्ड्स पकड़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, अमेजोन बेसिन। अमेजोन रिवर बहुत सारे कंट्रीज से पास करती है और ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, तो सही सी बात है, इसका ही लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया होगा। यहाँ से आपको याद रखना है ना, नाइल रिवर अगर आपसे पूछे तो नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब लॉन्गेस्ट रिवर मतलब होता है कि केवल और केवल लेंथ से मतलब होता है वहाँ पर, और अगर हम बात करें लार्जेस्ट की तो वहाँ पे लेंथ विड्थ सब वहाँ पे देखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन अभी MTS 2023 में पूछा गया था कि नाइल रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, मतलब कहाँ पे जाके गिरती है, तो मेडिटेरेनियन सी में। अगर बात करें इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है तो लेक विक्टोरिया से। 2 रिवर्स होती हैं, एक ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल, और ये दोनों मिलती हैं तब जाके बनता है नाइल रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे है रिवर कॉन्गो, जिसको कि जायरे रिवर भी कहते हैं। ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है और ये डीपेस्ट रिवर इन दी इंटायर ग्लोब, यानी कि ये पूरे धरती पर सबसे डीपेस्ट रिवर है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे आप ऑरेंज रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अफ्रीका की। मेकोंग रिवर की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्गेस्ट रिवर है। इरावदी रिवर के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये किस कंट्री की है, तो ये म्यांमार की है। ये तो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रिवर्स थे। इंडिया के रिवर्स हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आया होगा आगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मणिपुर में। सेम क्वेश्चन 19 जुलाई शिफ्ट 2 में CGL 2023 में पूछा गया था और मैंने PYQ सीरीज में आपको ये कराया भी था। जिसने PYQs किया होगा उसके लिए 2 नंबर फ्री के मार्क्स मिले होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है, ग्वालियर में यानी मध्य प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछे तो वो पटियाला में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये क्वेश्चन अभी आई थिंक 2024 के किसी एग्जाम में पूछा था, तिरुवनंतपुरम में है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाले और चौथे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ये नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एवीज। अब यहाँ पे कह रहे कि कौन सा विशेषता इसमें एवीज से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो बिल्कुल सही है। जो भी बर्ड्स होती हैं एवीज में कौन आती हैं, सारी बर्ड्स, तो जो भी बर्ड्स होती हैं इनके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विथ सम एक्सेप्शंस दोज ले एग्स। यहाँ पे कह रहे कि ये जो है यंग वंस को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि एग्स देते हैं। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे पूछा था नॉट करेक्ट। अब आप यहाँ पे सोचिए कि एवीज में सारी बर्ड्स आती हैं, तो क्या बर्ड्स यंग वन को प्रोड्यूस करती हैं कि पहले वो एग देती हैं फिर उनसे इनके यंग वंस निकलते हैं, तो यही वाला हो जाएगा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो बिल्कुल ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि अपना ये टेम्परेचर जो बॉडी का है वो खुद मेंटेन कर सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, बिल्कुल ये लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट वाला पूछा था तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आपको याद रखना है एनिमल किंगडम के बारे में कुछ कीवर्ड्स जो कि एग्जाम में अगर आपको दिखेगा तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। मैंने कम्युनिटी पे पोल डाला था कि इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी उसमें केवल एक क्लास बाकी है जो कि कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया है बायोलॉजी के लिए, तो अभी कल तक का और मैं वेट करूंगी। आप लोग भी जाकर उस पर वोट ज़रूर कर दीजिएगा। जिस पे सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वही वाला सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट होगा। अगर बायोलॉजी पे ज़्यादा वोट्स होंगे कल तक मैं देखूंगी तो उसी को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, और वो भी बहुत डिटेल में स्टार्ट करूंगी, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जितना आता है एसएससी एग्जाम में उतना मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। चलिए फिर यहाँ पे बात करते हैं एनिमल किंगडम की। सबसे पहले आप याद रखेंगे पोरीफेरा अगर आपसे पूछे तो इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है निडारिया, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल्स, और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। कई बार जो स्टेटमेंट होता है ना उसमें आप एग्जाम्पल देख के भी आंसर मार्क कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है लैटीहेल्मिन्थिस, इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है,
बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसे है और बीच से अगर आप लाइन खींचेंगे तो वो दो सेम भागों में डिवाइड होगी। इधर से आप कट करेंगे तो भी ये दोनों जो हिस्सा होगा ना वो सेम होगा, उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये पैरासिटिक होते हैं यानी परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल इनका बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा निमेटोड्स के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी वर्ड आप कहीं देखेंगे तो तुरंत आंसर मार्क करेंगे निमेटोड। एग्जाम्पल याद रखिएगा फिलारिया एंड राउंड वर्म। नेक्स्ट यहाँ पे है एनीलिडा। इनकी जो स्किन होती है ना वो लेयर्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि अर्थवॉर्म, लीचेस एंड नेरेट्स। तो एनेलिडा यानी कि इनकी स्किन जो होती है वो लेयर के फॉर्म में होती है, याद रखिएगा। जैसे कि अर्थवॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो उनकी बॉडी पे बहुत पतले पतले लेयर्स बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑर्थोपोडा। इनकी बात करें तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि इनका जो ब्लड होता है ना वो नसों में नहीं बहता। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो इनका जो ब्लड होता है वो वेल डिफाइंड वेसल्स में फ्लो नहीं होता, पूरा का पूरा ऐसे ओपन ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है इनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, यानी कि इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स, बटरफ्लाईज, हाउस फ्लाईज, स्पाइडर्स, क्रैब्स। अगर आप बटरफ्लाई को उल्टा करके देखेंगे तो उनके जो पैर होते हैं ना वो जुड़े होते हैं, तो इनके पास ज्वाइंटेड लेग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मोलस्का। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। इनके ओपन लेग्स होते हैं। ऑर्थोपोडा के ज्वाइंट लेग्स होते हैं, मोलस्का के ओपन लेग्स होते हैं, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन ही होता है और इनमें पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे स्नेल, जिसको पीला भी कहते हैं, ओयस्टर एंड म्यूसिल्स। तो ये एग्जाम्पल है मोलस्का के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम्पल है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एचिनोडर्माटा। ये जो होते हैं स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कांटेदार होता है इनका बॉडी, जैसे कि सी स्टार्स, सी अर्चिन्स, स्टार्स। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला अगस्त में, और वहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया था कि आप बस ये वर्ड देख के ना आंसर मार्क कर सकते थे स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा कौन होते हैं। वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में एक फीचर होता है। कौन सा फीचर? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम रखते हैं प्रोटोकॉर्डेट की कैटेगरी में, जैसे बैलेनोग्लासिस, हर्डेमानिया, एम्फिऑक्सिस। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में हम उनको रखते हैं जिनकी इंटरनल स्केलेटन होती है। इनमें भी 6 कैटेगरीज आती हैं। पहला है साइक्लोस्टोमाटा। ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल 2024 में पूछा था और बहुत लंबे लंबे वहाँ पे ऑप्शन दिए थे। आई थिंक 2-2 लाइन के वहाँ पे ऑप्शंस थे। वहाँ पे एक कीवर्ड आपको पकड़ना था, ईल लाइक बॉडी एंड जॉलेस वर्टिब्रेट्स, और यही आप पकड़ते कीवर्ड तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो याद रखिएगा साइक्लोस्टोमेटा को जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनकी बॉडी ईल लाइक होती है, यानी इलोंगेटेड होती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं फिशीज, यानी कि फिशेस, जैसे कि शार्क, टूना फिश, डॉग फिश। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है कि इनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, और ये डॉग फिश रियल फिश होती है, यानी पीसीज में जो भी फिशेज आती हैं वो रियल फिश होती हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि डॉग फिश जो है ये रियल फिश है या नहीं, तो ये रियल फिश है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस की 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। इनका म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में। म्यूकस ग्लैंड जो होता है इससे एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है इनकी बॉडी पे, जिससे कि इनको ब्रीथ करने में हेल्प होता है। बाहर के बैक्टीरियाज या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनको अटैक ना करे, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस ग्लैंड का बहुत काम होता है इनकी बॉडी पे। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फ्रॉग, टोड्स, सैलेमेंडर्स। एग्जाम्पल मतलब पूछा हुआ एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया को आप याद रख सकते हैं कि रेंगने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि रेप्टाइल, वो इसमें आते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे स्नेक है, अगर इनको अपनी बॉडी को गर्म करना है तो ये धूप में आएंगे, अगर इनको अपनी बॉडी को कूल करना है तो ये छाए में चले जाएंगे। तो यही होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनको कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाहर के सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसमें टर्टल्स भी आते हैं, लिजर्ड्स भी आती हैं। इनमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल को छोड़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे है एवीज। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा ही गया है, और ये अंडे देते हैं जैसे कि सारी बर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है मैमेलिया। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका भी 4 चैम्बर हार्ट होता है।
तो ये कैसे अलग होते हैं एवीज से? ऐसे अलग होते हैं कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं और इसमें केवल 2 ही एक्सेप्शंस हैं, एक तो प्लैटिपस एंड एकिडना, ये अंडे देते हैं जबकि इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, इसी वजह से इनको रखते हैं मैमेलिया फैमिली में। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशंस। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा कम है इनके जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से, यानी कि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं नहीं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट जो भी स्टेट है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, एक तो कह लीजिए कि आप बारिश भी होती है और हिली एरियाज़ भी है, तो यही इनके जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाता। अब बताइए अगर एक रेलवे लाइन बनानी है तो वो प्लेन एरिया पे ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, अगर किसी पहाड़ को कट करके बनाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, इसलिए वहाँ पे ये कम है डेवलपमेंट इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स रिस्पेक्टिव अथर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा बुक गलत मैच है उसके अथर से। पहला यहाँ पे हिंद स्वराज, उसको महात्मा गांधी ने लिखा था, तो ये सही मैच है। नेक्स्ट यहाँ पे गीतांजलि, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये भी सही मैच है। नेक्स्ट यहाँ पे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये वाला गलत मैच है क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। यहाँ पे ये जो बुक है वाई आई एम एन अथीस्ट, इसको लिखा था भगत सिंह जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी से आपको याद रखना है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पोएट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। यहाँ पे कह रहे कि कौन से पोएट थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और ये पहले इंडियन थे जिनको कि मिला था नोबेल प्राइज। अगर आपसे पूछे कि किस बुक को लिखने के लिए मिला था तो गीतांजलि बुक को लिखने के लिए ही इनको मिला था नोबेल प्राइज। यहाँ से आपको याद रखना है कि किसको किसको और नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, इनको मिला था 1998 में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला था 1968 में। नेक्स्ट यहाँ पे मदर टेरेसा, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज 1979 में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज 2014 में। अभिजीत बैनर्जी, ये भी इकोनॉमिस्ट थे, इनको 2019 में मिला था और ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश। यहाँ पे कह रहे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कब एस्टैब्लिश हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1964 में। अगर आपसे पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और ये वाला क्वेश्चन MTS 2022 में पूछा गया था, इसका पेपर 2023 में हुआ था। इसको कहते हैं कथक केंद्र, तो अगर कथक केंद्र लिख के भी आ जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एज फॉर द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2020-21 के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य ऐसा था जहाँ पे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 15 साल से ऊपर के लोगों के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजरात। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन हॉकी फेडरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1925 में। अगर आपसे पूछे कि इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था तो इसको ग्वालियर में इस्टेब्लिश किया गया था 7 नवंबर 1925 में। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज डिफाइंड एज द स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू पेरोक्साइड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कोशिकांग छोटे गोल कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेरोक्सीसोम। सेल के रिगार्डिंग ना हर बार क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। अगर आगे की शिफ्टों में इस पे क्वेश्चन पूछा होगा तो भी मैं इसको डिफाइन करूंगी, अगर नहीं भी पूछा होगा तो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
अगला क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इज द, यहाँ पे कह रहे कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्या कारण है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिएक्टेंट्स के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और जो भी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है सांगकिन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सांगकिन फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ के कौन से धर्म के लोग इसको मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बुद्धिज्म से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है अब कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं। सबसे पहला सोलुंग फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, द्री फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, तोरगया फेस्टिवल एंड तमिलनाडु फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है लोसार फेस्टिवल से। लद्दाख ऑप्शन में होगा तो लद्दाख मार्क करेंगे, नहीं होगा तो आप अरुणाचल प्रदेश मार्क करेंगे। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं। पहला यहाँ पे है चालो, पोपीर, पोनुंग डांस, पासी कोंकी, अजिलामू, वांचो डांस एंड मुखौटा डांस। अब यहाँ पे आप मुखौटा डांस से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो मुखौटा डांस परफॉर्म होता है वो गालो ट्राइब परफॉर्म करती है। यहाँ पे जो मैंने डांस फॉर्म लिखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बार एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक योजना अप्रूव की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसमें किसको फायदा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑर्फेंस, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट विमेन एंड सीनियर सिटीजन। यहाँ पे आप थोड़ा सा गेस कर सकते थे आश्रय वर्ड को देख के। आश्रय का मतलब क्या होता है, किसी को आसरा देना यानी कि सहारा देना या फिर छत देना। तो यहाँ पे आप इसको आंसर मार्क कर सकते थे कि ये ऑर्फन यानी अनाथ लोगों को आश्रय देंगे ना। अब स्टूडेंट एंड टीचर हैं, उनको क्या ही ज़रूरत है आश्रय की। अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो उनको रोज़गार की ज़रूरत है, ना कि आश्रय की। अब यहाँ पे हैं फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो इनके भी थोड़े खुद के खेत वगैरह होते हैं, इनको भी आश्रय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतना ज़्यादा। लेकिन ये वाला ऑप्शन आप राइट आंसर मार्क कर सकते थे। इस स्कीम में कई बार ऐसा ही होता है कि आप उसका अगर पूरा वर्ड देखेंगे या फिर अगर आपसे उसका फुल फॉर्म भी पूछे तो जिससे वो स्कीम रिलेटेड होती है ना, उसका कोई ना कोई वर्ड उस स्कीम में मेंशन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2021। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था पीएम उज्ज्वला 2.0 जो योजना लॉन्च की गई थी अगस्त 2021 में, इसका एम क्या था। इसमें भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है कि फ्री एलपीजी कनेक्शंस फॉर कॉमर्शियल यूज़, यानी कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की बात हुई थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए गवर्नमेंट फ्री एलपीजी सिलेंडर्स बांटे। फ्री में एलपीजी कनेक्शंस तो उन्हीं को देना है ना जो गरीब हैं, जो समाज के नीचे वर्ग से आते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिखा है कि फ्री गैस स्टोव फॉर बीपीएल हाउस होल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिलो पावर्टी लाइन जो हाउस होल्ड्स हैं उनको फ्री गैस स्टोव देने की बात कही गई है। तो ये अगर देंगे तो वो पीएम उज्ज्वला योजना जब आई होगी तभी उसमें ये प्रावधान रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके अपग्रेडेड वर्जन की, यानी कि पीएम उज्ज्वला 2.0। इसका मतलब इसका एम भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये तो बेसिक हो गया ना, ये जब उन्होंने लॉन्च किया होगा पीएम उज्ज्वला योजना तभी ये उसका एम रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इनका एम था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है एमजी म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एमजी म्यूजिक अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, तो किस स्टेट में इसको दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको दिया जाता है नागालैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एसेट्स ऑफ ए बैंक आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज इट विल बी रिकॉर्डेड एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी भी बैंक का जो एसेट है वो उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, उसको कहते हैं नेटवर्थ।
लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बलबन। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग था, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको कि फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था बलबन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट है उसको। यहाँ से आपको याद रखना है कि बलबन ने नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था, कोर्ट में सिजदा एंड पैबोस इंट्रोड्यूस किया था, और ये क्वेश्चन ना काफ़ी ट्रेंड में रहा था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में पिछले साल। इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 की सीएचएसएल में। यहाँ से आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में जो भी डिपार्टमेंट वगैरह हुआ करते थे वो कौन सी चीज़ों के हुआ करते थे। सबसे पहले आते थे सुल्तान, फिर आते थे नायब यानी कि वो डेप्यूटी होते थे सुल्तान के। अब पहला यहाँ पे वजीर है, वजीर किसको कहते थे, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर उसको कहते थे वजीर। दीवाने रिसालत जो डिपार्टमेंट है वो होता था फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। सदर उस सुद्दार जो होता था ये मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ होता था। दीवाने इंशा डिपार्टमेंट जो है इसके हेड होते थे करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट करस्पॉन्डेंस से संबंध रखता था, पत्राचार से संबंध रखता था। नेक्स्ट यहाँ पे है दीवाने अरीस जो कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिफेंस का डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं या फिर वॉर मिनिस्टर इसके हेड होते थे। नेक्स्ट यहाँ पे काजी उल कज़ात, ये जस्टिस का डिपार्टमेंट होता था और इसके हेड होते थे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे ना आपको दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड याद रखना है। कई बार एग्जाम में जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज हैं उनको ऑर्डर में लगाने को बोलता है कि कौन सी डायनेस्टी पहले थी फिर उसके बाद कौन सी थी। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सब खतरनाक थे सारे लोग, यानी कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी तो आपको याद रहेगा ही क्योंकि वो पहले आई थी, और बाद वाला जो एस है वो सैयद डायनेस्टी है। इस तरह से आप इसका जो ऑर्डर है वो याद रख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था 1206 एडी में और चला कब से कब तक था 1526 एडी तक। यहाँ पे खत्म होता है 10 सितंबर के शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। बाकी जो भी स्टूडेंट को ये है कि सब्जेक्ट वाइज कराइए, तो वो मैं कराऊंगी जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे करा दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।